नमस्कार, मैं एस.एन. सिंह बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स के इस क्लास के आप सबका स्वागत है। आज बीपीएससी पीटी के संदर्भ में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि हाल के दिनों में कुछ चीज़ ऐसा चर्चा में रहा तो मैंने सोचा कि बीपीएससी पीटी के संदर्भ में इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है बिहार संदर्भ में और कुछ देश के संदर्भ में या विदेश के संदर्भ में। तो कुछ बातें मैंने लिखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 29 अगस्त 2021 है। आज हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष हॉकी 41 वर्ष बाद कांस्य पदक जीता है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। इसकी चर्चा बहुत हो रही है और इसकी चर्चा आज 80वां मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी चर्चा की थी। ये जितने टॉपिक मैंने लिखा है उस सब बात की उन्होंने चर्चा करीब करीब की थी। और इससे पहले कि जो मन की बात की शुरुआत की बात है, तो आज जो था 80वां संस्करण था। पहली बार रेडियो से या टीवी से मन की बात रेडियो कार्यक्रम शुरुआत किए थे, वो टीवी पर भी आता है। 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो एक तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा भी है कई बार, बिहार कैसे देश को दिशा और दशा दिखाता है। और 1944 में बिहार के गवर्नर जॉन होल्टन ने कहा था कि बिहार भारत का दिल है, अगर बिहार की मौत होती है तो भारत भी जिंदा नहीं रह सकता। और इस प्रकार प्राचीन भारत से लेकर आज के भारत तक बिहार ने कई क्षेत्रों में देश को दशा और दिशा या दुनिया को दिखाया है। अगर हम महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह की चर्चा करें, हर क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करें, या चिकित्सकों में जीवक की चर्चा, जीवक हो या आर्यभट्ट का जन्म वर्तमान खगोल, उन्हीं के नाम पर जो दानापुर है वहीं पर आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान खगोल के क्षेत्र में किया है। और इसीलिए तरेगना के में ही वो अंतरिक्ष की तारों की गणना करते थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया तरेगना। और एक बार याद कीजिएगा कि जुलाई 2009 में पूरे विश्व के मानचित्र पर तरेगना छाया हुआ था। तो इस तरीके से इतिहास के शुरू से देखिए, फिर चंपारण ने ही महात्मा गांधी को प्रसिद्धि दिलाई। और इसमें क्वेश्चन एक हो सकता है कि बिहार में महात्मा गांधी की कब आए पहली बार। तो पहली बार कब आए तो रहेगा विकल्प 10 अप्रैल 1917, 12 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917, 18 अप्रैल 1917। अब देखिए 1917 तो सब दिमाग में रहता है, अप्रैल भी रहता है। अब बीपीएससी ऐसा अगर कंफ्यूज करने के लिए पूछना चाहेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो बिहार 10 अप्रैल 1917 को आए थे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण गए थे, मोतिहारी। और तब चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी ने कहा भी था अपनी आत्मकथा में कि चंपारण के कारण ही मेरी प्रसिद्धि हुई, देश में पहचान शुरुआत हुई। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण का क्या योगदान है। और 1917 में बिहार सरकार ने भी पूरी तरह के शताब्दी वर्ष भारत सरकार ने भी मनाया और उसी में बहुत सारे कार्यक्रम हुए और उद्घोषणाएं हुई कि ये काम किया जाएगा। तो इस तरीके से एक बापू टावर की अभी हाल में पेपर में आया है
कि बापू टावर भी बनाने की बात है और बनने के प्रस्ताव है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी है कि बापू टावर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन रहता है कि बिहार में बापू टावर का निर्माण कहाँ पर होना है या कहाँ पर प्रस्तावित है, और रहेगा विकल्प मोतिहारी, पटना, गया या मुजफ्फरपुर। अब देखिए, उस समय आप अगर दिमाग में नहीं हैं तो स्वाभाविक रूप से सोचिएगा कि चंपारण में ही बनेगा या मोतिहारी में बनेगा। मोतिहारी या बेतिया का विकल्प रह सकता है, लेकिन ये बनेगा पटना के गर्दनी बाग में। उसी तरीके से चंपारण सत्याग्रह की चर्चा, बापू टावर की चर्चा, और उसी में जो मन की बात की मैंने जो असीमा की बात की, उसमें बिहार का कहाँ जिक्र आया, तो एक मधुबनी के में सुखेत मॉडल की चर्चा उन्होंने किया। तो ये सुखेत मॉडल क्या है? ये गांव में प्रदूषण है, गंदगी को बचाने का एक प्रयास है, जैविक खाद के लिए प्रयास है। तो समस्तीपुर पूसा स्थित जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, उसका स्थानीय संस्था मधुबनी में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो ये दोनों मिल करके गांव के लोगों से गोबर और कूड़े कचरे इत्यादि ले करके, घरों के कचरे या फसल अवशेष ले करके खरीदते हैं, और उसको खरीद करके उसके बदले में क्या देते हैं, तो गैस सिलेंडर के लिए पैसा देते हैं। तो किसानों की आय मिल गई, गैस सिलेंडर का बिल पैसा मिल गया, और उस कचरे का वे क्या करते हैं, कंपोस्ट खाद का बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं। और उस जैविक खाद से भी किसानों को, चूँकि जैविक खेती पर भी बिहार सरकार बहुत जोर दे रहा है 2009 से, और इस तरीके से मौसम अनुकूल खेती कार्यक्रम की शुरुआत जो बिहार 2019 में किया है, उसके तहत अब जैविक कॉरिडोर की भी बात है। 13 जिले की बात है, जिसमें 12 गंगा नदी के तट वाले ज़िले हैं और एक नालंदा जिला है। तो इस तरीके से 13 मार्गों पर है। एक बार बीपीएससी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से जैविक खाद की भी बात हो जाएगी, किसानों की सिलेंडर भी मिल जाएगा, और गांव की गंदगी और प्रदूषण भी रुक जाएगा। उस मॉडल का नाम है सुखेत मॉडल, जो मधुबनी में वहाँ के विज्ञान केंद्र ने बनाया है, और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया है। इस तरीके की चर्चा आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया। अब पूछ देगा बीपीएससी में कि सुखेत मॉडल किससे रिलेटेड है या कहाँ का है, तो इस सारा क्वेश्चन हो सकता है। गाँव को प्रदूषण मुक्त बनाना, गंदगी मुक्त बनाना, ये बात हो जाती है। उसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री से मिले थे, और प्रधानमंत्री उनकी बातों को सुना। और जातीय जनगणना एक तरह से बिहार विधानसभा ने 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से पारित किया था कि जातीय जनगणना किया जाए। उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब बिहार सरकार का कहना है कि अगर केंद्र करेगा अपने स्तर से जातीय जनगणना, जो 2021 की जनगणना है, तो ठीक है, नहीं तो राज्य अपने स्तर पर जातियों की गणना कर सकता है। अब इससे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पूरे देश में जातीय जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो ये जो पहली जनगणना हुई थी 1881, तो उसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय, उसी समय से ही चलता रहा आज़ादी के। और 1931 में अंतिम जातीय जनगणना हुआ। जो जनगणना हुआ था उसमें अंतिम रूप से 1931 में जाति की जनगणना, जिसका आधार मंडल कमीशन ने भी बनाया था, उसके बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई थी। आज़ादी के बाद फिर 2010-11 में एक जातीय जनगणना का, जो 2011 की जो जनगणना हो रही थी, उसमें जातीय जनगणना की बात हुई और सर्वेक्षण किया गया। लेकिन SC ST का गणना बता करके जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ,
उसके बाद बाकी जातियों की गणना का रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया गया। तो इस तरीके से बिहार का कहना है कि हम ये देशव्यापी हो तो अच्छा है, आखिर उनका किस जाति का विकास हुआ है, किस जाति का नहीं हुआ, क्योंकि रोहिणी आयोग ने कहा भी है कि पिछड़े जाति में भी बहुत सारी 1000 जातियों को लाभ नहीं मिला है ओबीसी आरक्षण का। तो इस तरीके से एक सर्वे हो जाए तो अच्छा है। तो अब केंद्र क्या करता है, अब ये देखना होगा। और दूसरी बात कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है, लेकिन जाति की गणना राज्य अपने स्तर पर करा सकता है। तो ये जातीय जनगणना की बात होती है। उसी प्रकार अभी देखिए डेट जो है 24 अगस्त 2021 को बिहार निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बिहार ग्राम पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी की। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, याद कीजिए पिछले वर्ष कि किस दिन चुनाव आयोग ने बिहार में अधिसूचना विधानसभा के लिए जारी किया था। तो ये 24 अगस्त भी याद रखना होगा। और कितने चरण में हो सकता है क्वेश्चन हो सकता है, तो 11 चरणों में चुनाव होगा, सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। और इस तरीके से ग्राम पंचायत 5वीं बार, अब एक ये भी हो सकता है कि ये क्रम में क्या था, तो ये 5वां ग्राम पंचायत चुनाव था 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप। अब ग्राम पंचायत की जो कहानी है और जो हमने बोला डॉक्टर दीपक प्रसाद, और एक होता है तो जो ग्राम पंचायत या नगर निकाय का चुनाव होता है वह केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कराता है। ये हर राज्य अपना एक राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करता है, तो राज्य स्वयं कराता है क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। तो राज्य में 2 निर्वाचन अधिकारी होते हैं। एक होता है पर्सनल राज्य का निर्वाचन आयुक्त, वे हैं डॉक्टर दीपक प्रसाद जो कभी पटना में डीएम भी रह चुके हैं। और एक दूसरा होता है केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी जो चीज़ के हाल में 17वीं विधानसभा चुनाव के समय थे, वे थे बिहार निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन थे, जिनके नेतृत्व में इस बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा विधानसभा वे कराते हैं। तो हर राज्य में याद रखिएगा कि 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत की जहाँ तक बात है, अब इसका बैकग्राउंड हो सकता है कि आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 के रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से ग्राम पंचायत की व्यवस्था की शुरुआत की थी गांधी जयंती पर। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के सादनगर में दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था, यानी 2 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। लेकिन अब ये बात होगी कि 1959 में जो नागौर में व्यवस्था लागू हुआ था वह बिहार में कब लागू हुआ था ग्राम पंचायत का, तो ये 1964 में 1964 में ग्राम पंचायत व्यवस्था की शुरुआत हुई। और उसके बाद से 1977 तक चुनाव होते रहा, लेकिन कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। आर्टिकल 40 में राज्य के नीतिश तत्व में यह बात था। लेकिन एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी थी, वह 1986 में एक रिपोर्ट दी कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। और इसी को मानते हुए पहली बार राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री जब थे तो इन्होंने लाया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। उसके बाद PV नरसिंह राव की सरकार ने दिसंबर 1992 में 73वां ग्राम पंचायती राज संशोधन की बात की, पारित कराया। और इस प्रकार 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन लागू हुआ। और पहला राज्य था जो इसके तहत चुनाव कराया था वह था मध्य प्रदेश। अब सवाल है कि 73वां ग्राम पंचायत संशोधन जो कानून बना था उसकी शुरुआत बिहार में कब हुई, तो बिहार में 2001 में हुआ। और 2001 में हुआ, फिर 2006, 2011, 2016 और अभी 5वां है 2021। और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने
महिलाओं को पहली बार 50% आरक्षण दिया। और अब जानती हैं संवैधानिक प्रावधान में बहुत है कि हर 5 वर्ष पर चुनाव होगा। तो इस तरीके से होता है, मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, यह अनिवार्य हो गया है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन। अब सवाल है कि 8386 ग्राम पंचायत 2016 में थे। इस बार क्या बोला गया है कि 534 प्रखंड के 8072 ग्राम पंचायत अब बिहार में हो गए, क्योंकि 314 ग्राम पंचायत जो थे उसको काटा गया, वह नगर निकाय में शामिल कर दिया गया। तो इस तरीके से 534 प्रखंड 8072 ग्राम पंचायत हैं और 11 चरणों में चुनाव होगा। तो इस तरीके से हर दृष्टि से क्वेश्चन हो सकता है। उसी प्रकार एक है आज मन की बात में इस सब सारा बात का उन्होंने चर्चा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जैसे जलियांवाला बाग स्मारक 14 अगस्त विभीषिका दिवस की बात की थी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो जलियांवाला बाग के बारे में एक तथ्य, बहुत जानकारी आपको, जलियांवाला बाग कांड पर बहुत कहानी बनती है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन होता है कि जलियांवाला बाग में जो गोली चलवाया था वह था जनरल डायर। 90 साथियों के साथ जाकर पूरा मशीन गन फिट किया था और उसमें बहुत सारे लोग, 1000 से अधिक लोग मारे गए और अंग्रेज कहते थे कि 379 लोग मारे गए। तो इसकी बड़ी कहानी है। अगर आप क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग कांड के अभियुक्त को नहीं, चाहे सिख क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने किसको गोली मारा था, अब विकल्प रहता है माइकल ओडायर, रेजिनाल्ड जनरल डायर और इसी तरह और विकल्प रह सकते हैं। तो बहुत छोटे स्तर के किताबों में आपको अभी भी जनरल डायर की ही बात करते हैं, जबकि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली नहीं मारी थी। बल्कि कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि पंजाब का जो उस समय के प्रांतीय गवर्नर थे माइकल ओडायर और ब्रिगेडियर था वहाँ का जनरल डायर, रेजिनाल्ड जनरल डायर, और उसने मार्शल लॉ लगाया था, बहुत घुटने के बल पर चलने के लिए कहता था। उस समय रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तो माइकल ओडायर ने मार्शल लॉ लगा करके और जनरल डायर को हुक्म दिया कि जो रैली हो रहा है रॉलेट एक्ट के खिलाफ बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919, उस पर जाकर गोली चलवाइए। हवाई जहाज़ से सर्वेक्षण किया गया था और इस तरीके से निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी गई, जिसमें बिहार के उस समय की कांग्रेस ने जिस तरीके से हंटर की मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसने रिपोर्ट दिया कि 1000 से अधिक लोग मारे, जबकि उसका हंटर कमेटी कहा कि लगभग 379 लोग मारे गए और जनरल डायर को बरी कर दिया, केवल ब्रिगेडियर से कर्नल बना दिया। और उस समय के अंग्रेजी साहित्यकार एक बड़े थे जिसके किताब अब बहुत लोग पढ़ते हैं, रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने जनरल डायर को तो शाबाशी दी थी और साम्राज्यवाद का एकदम विस्तारक बताया था। और किसी ने इसकी आज तक किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसकी आलोचना नहीं की, सिर्फ दुख व्यक्त किया। और इस तरीके से अब जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और गांधी जी ने कैसरे हिंद को वापस कर दिया था। तो जो माइकल, तो 21 वर्ष बाद 1919 के बाद 21 वर्ष बाद मार्च 1940 में ऊधम सिंह, जो बिहार का एक युवक था, सिख क्रांतिकारी, लंदन के किंगस्टन हॉल में एक सभा में बैठे थे माइकल ओडायर, उनकर गोलियों से छलनी कर दिया। तो माइकल ओडायर को गोली मारा था, जनरल डायर तो पागल विक्षिप्त होकर मरा था। ये दिमाग में रखिए बात कि जनरल डायर पागल होकर मरा था और माइकल ओडायर
को ऊधम सिंह ने गोली मारा और अदालत में कहा कि क्या जालियांवाला बाग में कत्लेआम नहीं था। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख का एकदम एकता दिखाते हुए उन्होंने जब अदालत में अपना नाम बताया था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। अभी सब क्वेश्चन हो सकता है कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी ने अपना उपनाम रखा था। तो स्वाभाविक है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद रहेगा और ऊधम सिंह रहेगा या भगत सिंह रहेगा तो स्वाभाविक रूप से चंद्रशेखर आज़ाद की दिमाग आएगी। तो इस तरीके से ये बात था। तो जलियांवाला बाग स्मारक बना, पुनर्निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में उद्घाटन किया पिछले दिनों। तो जलियांवाला बाग स्मारक बना कब? तो 1961 में बना। उद्घाटन हुआ था बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1961 को। और इसके वास्तुकार जो थे अमृतसर के जलियांवाला बाग का उस स्मारक का, वे थे अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोंक। और वही स्मारक को आगे बढ़ाते हुए आधुनिकीकरण करने का भारत सरकार ने प्रयास किया। और इस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्माण नवीनीकरण का शुरुआत कर दिया। पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे जलियांवाला बाग से रिलेटेड बहुत सारे घटनाओं का जिक्र किया गया। और कांग्रेस ने एकता को दिखाते हुए उस समय 1919 में दिसंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वे अमृतसर में हुआ था। तो पूरा बाद में चलकर लोगों को पता चला था कि जलियांवाला में इतना नरसंहार हुआ है। और तब आप जानते हैं कि रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस सारे परिप्रेक्ष्य को गांधी जी ने बिगुल बजा दिया असहयोग आंदोलन की। तो इसकी कहानी अलग है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है जिसको कन्फ्यूजन होता है लोगों को। और एक अफ़गानिस्तान की अभी चर्चा हो रहा है। अब मान लीजिए पूछे कि अब तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्जा कब हुआ, डेट रहेगा 15 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, इस तरीके से। आप बताइए 15, 16, 17, 18, अब अगस्त में तो हुआ था। उसी दिन याद रखिएगा जिस दिन भारत की आज़ादी का दिन था, उसी दिन रात में जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उसी दिन तालिबान ने जो है अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। और क्या हाल है आप रात दिन पढ़ रहे हैं। तो उसमें भारत सरकार अपने नागरिकों को ऑपरेशन देवी शक्ति चला रहा है। और उस देवी शक्ति के माध्यम से बहुत सारे भारतीयों को काबुल से निकाला जा रहा है। अब उसी में एक सिखों का पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का भी चर्चा हुआ। तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का सबसे पवित्र श्रद्धेय ग्रंथ है। और वैसा उस ग्रंथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने सिख गुरुओं का वाणी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 गुरुओं का, 6 गुरुओं का, 6 गुरुओं का, 10 गुरुओं का, ऐसे रह सकता है। तो इसमें सिर्फ 6 गुरुओं की वाणियाँ हैं। और कुछ हिंदू मुस्लिम भक्ति आंदोलन से जुड़े लोगों का भी है, जैसे कबीर का भी है, सूरदास का भी है, दादू का भी है, धन्ना का है, पन्ना का, पीपा का है, नामदेव का है। ऐसे लोगों का भी वाणियाँ हैं। और इस तरीके से 1604 में गुरु अर्जुन देव ने पहली बार इसका संपादन किया। तो अर्जुन देव तक यानी 5 गुरु तक, गुरु नानक से लेकर के गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने फांसी पर लटकवा दिया था, वहाँ तक 1604 में अगस्त 1604 में गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का पहला संपादन किया। और अंतिम संपादन 1705 में अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने किया। और एक गुरु अपने पिता तेग बहादुर की वाणी को उसमें डाला। तो 5 उधर से हुआ और तेग बहादुर का भी उसमें वाणियाँ हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पूछा गया है। मैंने कहा है कि क्वेश्चन बैंक जरूर देखिए पिछले वर्षों का, हर स्टेट का। तो इस तरीके से आदि ग्रंथ खूब चर्चा में रहा, कैसे आदरपूर्वक लाया गया पवित्र ग्रंथ। और मंत्रियों ने उसका स्वागत किया। माथे पर, सिर पर रख करके प्रधानमंत्री ने क्या कहा
कि सिर पर आकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अब एक क्वेश्चन जनरल बात हो सकता है कि दैवी शक्ति अभियान चल रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान चर्चा में, उसके चलते यूएनओ की कई संस्थाएं चर्चा में है, बहुत उससे रिलेटेड चीज़ चर्चा में है। ISIS क्या है, ISIS खुरासान क्या है, इस सारे चीज़ पर अभी काबुल में जो मार गिराया गया है कंधार में अमेरिका द्वारा, जो काबुल धमाके की बात है, कभी वीडियो में बताएंगे इस सारा कंसेप्ट की कैसे विश्व की सारी संस्थाएं चर्चा में आ गई है। तो ये सब सारा बात है। लेकिन एक क्वेश्चन जनरल हो सकता है कि भारत में जो अब दैवी शक्ति ऑपरेशन के तहत जो लाया जा रहा है, उनको कौन सी टीका भारत सरकार चलाने का अभियान चलाएगी। तो एक रहेगा पोलियो अभियान, कोविड-19 अभियान, टीका अभियान, चेचक अभियान, या कोई HIV टीका अभियान, एड्स टीका अभियान, ई विकल्प एक रहेगा। स्वाभाविक है कि कोविड-19 टीका अभियान करके आप सोचिएगा कि यही तो हो ही रहा होगा, बाकी चीज़ पर सोचने की ज़रूरतें नहीं है। लेकिन गलत हो जाइएगा आपको इसमें ई विकल्प होगा, क्योंकि विश्व के 2 ऐसे देश हैं जहां अभी भी पोलियो है, पोलियो मुक्त नहीं है, वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पोलियो टीका अभियान भी चलेगा और कोविड टीका अभियान भी चलेगा। तो इसलिए इस प्रकार इसका विकल्प होगा ई। तो BPSC के क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान में रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि BPSC बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, हाँ 10 क्वेश्चन तो उसका निर्णायक रहता है, लेकिन जनरल क्वेश्चन में भी लोग गलती करते हैं क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत केयरफुली के साथ, सावधानी के साथ आपकी तैयारी करनी है। आज बस इतना ही। नमस्कार।